हेलो बच्चों, माई सेल्फ कुमार अगेन वेलकम यू ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विजन पॉइंट। होपफुली आप अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के थ्योरीज पढ़े, एटॉमिक मॉडल्स पढ़े, और आज आपके पास हम लोग लेके आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम लोग एटॉमिक प्रिंसिपल और क्वांटम नंबर्स की स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जैसा कि पिछले चैप्टर्स में, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा, वो क्या था, बोर्स एटॉमिक मॉडल, और उसमें हम लोगों ने ये चीज देखा कि बोर ने डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन नहीं किया था। जो हमने फेलियर्स पढ़े थे बोर के, उसमें हम लोगों ने इसकी बात किया था। तो आज हम लोग डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। और डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या? ये है लुइस डी ब्रॉगली, जिन्होंने ये डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सजेस्ट किया। और इनके अकॉर्डिंग दैट इफ लाइट हैज बोथ पार्टिकल्स एंड वेव लाइक नेचर, the similar duality must be true for matter. Thus, an electron behaves both as material particle and as a wave. मतलब इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर शो करता है, ठीक है, और वो एक मटेरियल पार्टिकल भी शो करता है, मटेरियल पार्टिकल की तरह नेचर भी शो करता है, और वो एक वेव नेचर भी शो करता है। This presented a new wave mechanical theory of matter. According to this theory, small particles like electron, when in motion, possesses wave properties. अगर इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो इलेक्ट्रॉन के पास मास है, दैट इज वो मटेरियल पार्टिकल है, ठीक है ना। अगर वो मोशन में आ जा रहा है तो वो वेव प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। According to de Broglie, the wavelength associated with a particle of mass m, हम लोग वेवलेंथ की बात करते हैं। अगर एक m मास का पार्टिकल है हमारे पास, ठीक है ना, वेवलेंथ जनरेट कर रहा है, वेलोसिटी उसकी है v, गिवन बाय द रिलेशन। क्या रिलेशन आएगा बेटा? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी, ये आ गया। वेयर h इज अ प्लैंक कांस्टेंट, और इसकी बात हम लोगों ने पहले ही किया है, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है आपसे कि जो h है वो प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। दिस कैन बी डेराइव्ड एज फॉलोज अकॉर्डिंग टू द प्लैंक इक्वेशन। बेटा हम लोगों ने पढ़ा था E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, तो फिर हम लोगों के पास क्या आया, E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। और आपको ये बात पता है न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, तो हमारे पास क्या हो गया, दिस इज एच सी बाय लैम्डा। तो बेटा ये E की वैल्यू कहाँ से आई है? ये हमारे पास जो E की वैल्यूज आ रही है, ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी से आ रही है, ठीक है ना। और ये हमारा किससे आ रहा है? ये तो भाई लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, हम जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं energy of photon on the basis of Einstein's mass energy relation। तो ये तो आपको पता है E is equal to mc square। तो बच्चों यहां पर भी E है और यहां पर भी E है। अगर हम ये दोनों E को कंपेयर कर दें तो क्या आ जाएगा, h न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर आ जाएगा। और हम ये भी बोल सकते हैं ना कि h c बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं इक्वेटिंग बोथ। हमने दोनों को इक्वेट कर दिया तो हमारे पास क्या आया, एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। और हम लोग बोल सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन, ये आ गया एच अपॉन एम सी, लैम्डा इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हो गया, आप ये बात जानते हो कि मास और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मोमेंटम। ये क्या आ गया हमारे पास, मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम आ गया। अभी इसी चीज को हम लोगों ने यहां पर भी देखा था, वो क्या है, ये देख रहे हो आप, ठीक है। तो हम यहां पर और क्या लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, लैम्डा इज इक्वल टू
h/p। ओके, तो ये किससे आया? एक थ्योरी हमने यहां पर लगाई और एक थ्योरी हमने यहां पर लगाई। ठीक है, हमने लाइट के लिए यूज कर लिया, फोटोन के लिए यूज कर लिया आइंस्टीन का इक्वेशन, ठीक है, और हमने प्लैंक का यूज कर लिया फॉर द मटेरियल पार्टिकल, क्योंकि अगर ये मैटर है तो ये एनर्जी को इमिट करेगा या तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये जो एनर्जी को इमिट कर रहा है और एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, रेडिएंट एनर्जी को, वो एनर्जी हमें यहां से मिल गई। ठीक है, और जो हम लाइट एनर्जी की बात कर रहे हैं वो हमें आइंस्टीन से यहां से मिल गया। ठीक है, और इन दोनों से हमें क्या मिल गया? ये वैल्यू ऑब्टेन हो गई। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करते हैं जो कि एक और फेलियर था बोर्स एटॉमिक थ्योरी का। बोर ने अनसर्टेनिटी की बातों को एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, तो हम बोर की बात करते हैं कि जो उन्होंने अनसर्टेनिटी को एक्सप्लेन नहीं किया, वो अनसर्टेनिटी हमें कौन एक्सप्लेन करके दे रहा है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या? अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा हमारे पास एक एटम है और एटम की ये शेल है और यहां पर ये प्रोटॉन है, यहां पर प्रोटॉन है और यहां पर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज अ मूविंग पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो मैंने किसी टाइम पर बोला कि किसी टाइम t सेकेंड पर इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यहां पर है। ठीक है, और वेलोसिटी v1 है, ये मैं आपसे बोल रहा हूं। तो आप उस पर्टिकुलर टाइम पर उसकी पोजीशन तो आपने बता दिया, लेकिन जब आप वेलोसिटी फाइंड करने के लिए वेलोसिटी को मेजर करने चल रहे हो तो क्या उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी? एक मूविंग पार्टिकल है। ठीक है, सपोज मैं हूं और मैं ग्राउंड में सर्कल में घूम रहा हूं। ठीक है, तुमने कहा कि किसी एक टाइम t पर 4 मिनट 32 सेकंड पर मेरी पोजीशन उस पेड़ के पास है, और जैसे ही तुम वेलोसिटी को फाइंड करने गए तो क्या टाइम रुक गया? टाइम तो नहीं रुक रहा ना, वो 32 से 33 सेकंड हो गया, 34 सेकंड हो गया, वो टाइम बढ़ता गया। तो मेरी पोजीशन भी क्या हो गई? मेरी पोजीशन भी चेंज हो गई। ठीक है, मेरी पोजीशन चेंज हो गई। अब आपने जब वेलोसिटी फाइंड किया तो मेरी पोजीशन वो नहीं थी पहले वाली। ठीक है ना, जैसे यहां पर आप वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए बढ़े तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यहां आ गई और इसके पहले इलेक्ट्रॉन यहां पर था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ रही है, पोजीशन में कोई ना कोई अनसर्टेनिटी आ रही है। सिमिलरली हम लोग आगे देखते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हमने फाइंड करी और वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम आगे बढ़े तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हो गई। मैंने वेलोसिटी फाइंड करी, पोजीशन को फाइंड करने आगे बढ़े तो वेलोसिटी चेंज हो गई। कहने का मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम या वेलोसिटी दोनों एक साथ एक्यूरेसी से नहीं कर सकते फाइंड। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब उसमें कोई ना कोई अनसर्टेनिटी होगी, कोई ना कोई एरर आएगा। ठीक है, वो इसकी बात किसने किया? हाइजेनबर्ग ने किया। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स it is impossible to specify at any given moment with the position and momentum velocity of an electron। ठीक है, यहां पे एक टर्म यूज कर देते हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन। मूविंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो केवल इलेक्ट्रॉन के लिए ही नहीं बेटा, अगर कोई भी मूविंग बॉडी है, ठीक है, मूविंग बॉडी है, तो उसके साथ भी ये चीज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगेगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग। मैथमेटिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा x एंड डेल्टा p। व्हाट इज डेल्टा x एंड व्हाट इज डेल्टा p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ये क्या है? where delta x is uncertainty in position, ठीक है, of the particle, and delta p is uncertainty in the momentum of the particle। तो डेल्टा x क्या है बेटा? ये अनसर्टेनिटी है किसमें? पोजीशन में ऑफ द पार्टिकल। और डेल्टा p क्या है? ये अनसर्टेनिटी है किसमें? मोमेंटम में। यहां पर हम देख रहे हैं डेल्टा p इज इक्वल टू क्या होता है बेटा?
m इंटू डेल्टा वी हो जाएगा, ठीक है, m इंटू डेल्टा वी हो जाएगा। तो आप डेल्टा वी को यहां पर रख दीजिए, डेल्टा p के प्लेस पर डेल्टा x इंटू एम और v। भाई यहां पर p था तो p के प्लेस पर भाई मास तो नहीं चेंज होगा ना, चेंज तो वेलोसिटी में आ रहा है, तो मास इंटू वेलोसिटी दिस इज p, तो ये डेल्टा p हो गया, ठीक है, इज मोर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो ये m मैंने इधर को किया तो क्या हो गया मेरे पास डेल्टा x एंड डेल्टा v, ये क्या आ गया h अपॉन 4 पाई m, ठीक है, where delta x is uncertainty in position and delta v is uncertainty in velocity, ठीक है, डेल्टा x क्या है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड डेल्टा v इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आगे क्वांटम नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम नंबर, और क्वांटम नंबर अगर आपको आ गया तो आप किसी भी एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए आप बता सकते हो कि उसकी पोजीशन क्या होगी उस एटम में, ठीक है। जैसे हम किसी पर्सन की बात करें कि वो किसी शहर में रहता है, ठीक है, जिस शहर में रह रहा है वो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। क्वांटम नंबर को हम लोग 4 टाइप्स में डिनोट करते हैं। ईच ऑर्बिटल in an atom is specified by a set of 3 quantum numbers n, l, m, and each electron is designated by a set of 4 quantum numbers n, l, m and s। तो हमारे पास 4 types of quantum number कौन से हैं? First is the principal quantum number, second is the azimuthal quantum number, third is the magnetic quantum number and fourth is the spin quantum number, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर्स हैं। फर्स्ट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ इज द स्पिन क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय n, l, m एंड s, ओके। अब बेटा जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि कोई एक पर्सन है, अब वो पर्सन किसी शहर में रहता है, तो जिस सिटी में रहता है वो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। वो उस पर्टिकुलर सिटी के किस लोकेलिटी में रहता है दैट इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर। उस पर्टिकुलर लोकेलिटी के वो किस ब्लॉक में रहता है दैट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड अब उस पर्टिकुलर ब्लॉक में उसका हाउस नंबर क्या है दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर। वैसे ही आपको पता है कि जो एटम होता है उस एटम में क्या होते हैं, शेल होती है। शेल को हम लोग और क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो बेटा ये शेल के बारे में, ऑर्बिट के बारे में, एनर्जी लेवल के बारे में ये कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, ठीक है। अब ये शेल में हमारे पास क्या होती है, सब शेल्स होती हैं जिन्हें हम सब एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, ठीक है। तो सब एनर्जी लेवल के बारे में कौन बताता है हमें ये बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। फिर बात आती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, सबशेल्स में हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्बिटल्स के बारे में हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है। और फिर बात आती है स्पिन क्वांटम नंबर की, और ये इलेक्ट्रॉन को बताता है कि ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका रोटेशन कैसा है, उसका रोटेशन क्लॉकवाइज है या उसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर समझना है तो इलेक्ट्रॉन के बारे में समझना है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को किसी एटम में फाइंड करना है, तो वो एटम में
इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, किस एनर्जी लेवल में है, इसके बारे में आपको कौन बताएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करेगा। कौन एक्सप्लेन करेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन उस शेल के किस सबशेल में है, ठीक है, एस पी डी एफ किस सबशेल में है उसको एक्सप्लेन करेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसके बाद उस सबशेल के किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कौन है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये कौन एक्सप्लेन करेगा? स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा, सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर का, विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? इट वॉज प्रपोज्ड बाय बोर एंड डिनोटेड बाय एन। इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इट डिटरमाइंस द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, मीन्स इट डिनोट द साइज ऑफ एटम। ये एटम की साइज भी बता रहा है। इट डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट वेयर इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट रिप्रेजेंटेड बाय दिस क्वांटम नंबर। ठीक है, और हम लोग इसके लिए क्या यूज करते हैं बेटा? 2n स्क्वायर। आपने ये बचपन में पढ़ रखा है कि 2n स्क्वायर का यूज करते हैं। ठीक है, नो एनर्जी शेल इन एटम ऑफ नोन एलिमेंट्स possesses more than 30 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कोई भी ऐसी एनर्जी लेवल या शेल्स आपके पास नहीं है जिसमें मोर देन 32 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यह है कि ये 2n स्क्वायर का रूल फॉलो करेगा 32 इलेक्ट्रॉन्स तक। आप सोचो 32 इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये फॉलो करे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 32 इलेक्ट्रॉन्स तक के लिए वैलिड है। ठीक है, उसके बाद के केसेस में भी 32 इलेक्ट्रॉन्स ही हमारे पास होंगे। इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिट K, L, M, N, O, P एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या बता रहा है? ये आपके इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है उसकी इंफॉर्मेशन को भी समझा रहा है। एंगुलर मोमेंटम कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बेटा हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप एंगुलर मोमेंटम को भी फाइंड कर सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के यूज करके। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम नेक्स्ट क्वांटम नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो नेक्स्ट क्वांटम नंबर क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है? इसको L से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, दिस क्वांटम नंबर इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर क्वांटम नंबर। इसको हम लोग एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको प्रपोज किया था समरफील्ड ने, एंड दिस डोनेटेड बाय स्मॉल l। इसको हम लोग स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ सब शेल्स। याद रखिएगा, सब शेल्स, सब लेवल्स। ठीक है ना, सब लेवल्स मीन सब एनर्जी लेवल्स। ठीक, जिससे कि इलेक्ट्रॉन हमारा बिलोंग करता है। तो ये हमें किसकी इंफॉर्मेशन देता है? ये हमें इंफॉर्मेशन देता है सब शेल्स की। ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि हमारे कौन से सब एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके बारे में ये पूरी इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इट टेल्स अबाउट द शेप ऑफ सबशेल। ये हमारे शेप को भी बताता है कि सबशेल का शेप क्या होगा। बेटा शेप के लिए मैं आप लोगों को एक अलग लेक्चर में पूरा समझाऊंगा कि हमारा s ऑर्बिटल जो होता है, s सबशेल जो होता है उसका शेप क्या होता है, p सबशेल जो होता है उसका शेप क्या होता है, d का क्या शेप होता है, और f का क्या शेप होता है। ये चीजें हम लोग प्रॉपरली एक अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अभी हम लोग क्वांटम नंबर को प्रॉपरली डिस्कस करते हैं। इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस द एनर्जीज ऑफ सबशेल S, P, D, F। तो यहां पर आप देख रहे हो S की एनर्जी कम है, P की ज्यादा, D की ज्यादा, F की उससे ज्यादा। ठीक है ना, इंक्रीजिंग एनर्जी। द वैल्यू ऑफ L, L की वैल्यू क्या होती है ये हमें याद रखना होगा, इसका बहुत यूज करेंगे हम लोग।
L की जो वैल्यू होती है वो n-1 होती है ऑलवेज, वेयर n इज द नंबर ऑफ प्रिंसिपल शेल। n क्या है? n प्रिंसिपल शेल है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब यहां से हमें क्लियर हो रहा है कि L की वैल्यूज क्या आएंगी। बेटा जैसे आप समझिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि बेटा n की वैल्यू अगर 1 है तो अभी आपको बताया ना कि L इज इक्वल टू क्या होता है? n-1 होता है। ठीक है ना, तो n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस 0, इसका मतलब आ गया L की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। ठीक है, L की वैल्यू 0 आने का मतलब होता है कि ये क्या है? S सबशेल है। कौन सी सबशेल है? S सबशेल है। बेटा n की वैल्यू अगर 2 है तो L की वैल्यू कितनी होगी? 2 माइनस 1, इसका मतलब L की वैल्यू कितनी हो गई? L की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है ना, L की वैल्यू 1 हो गई। L की वैल्यू 1 है तो ये क्या है? P सबशेल। तो बेटा इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि L की वैल्यू 1 है तो इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 भी है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन अगर n इज इक्वल टू 2 में है तो L की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब L यहां पर 0 भी है और 1 भी है। ठीक है, लेकिन हो सकता है इलेक्ट्रॉन हमारा 1 में हो। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू यहां पर क्या आ गई? 3 आ गई, तो इसका मतलब क्या होगा? n की वैल्यू 3 आने का मतलब है कि L की वैल्यू कितनी हो गई? 3 माइनस 1, दैट इज L इज इक्वल टू 2। इसका मतलब L 2 तक है। ठीक है ना, तो L की वैल्यू कितनी है? 0 भी होगा इसमें, 1 भी होगा और 2 भी होगा। ठीक है, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा। बट अगर n की वैल्यू 2, L की वैल्यू 2 है तो ये कौन सी सबशेल की बात कर रहा है? ये D सबशेल की बात कर रहा है। इसमें क्या होगा? इसमें D सबशेल होगा। बेटा अगर n इज इक्वल टू 4 हो गया तो L की वैल्यू कितनी होगी? 4 माइनस 1 होगा, और 4 माइनस 1 क्या होगा? L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? L की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसका मतलब इसमें इस 4th सबशेल में 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, 3 तक है। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया? ये F सबशेल की बात कर रहा है। ठीक है ना, ये F सबशेल की बात कर रहा है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर n की वैल्यू 1 है तो L क्या हो गया? 0 हो गया। L 0 हो गया तो S सबशेल हो गया। ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 हो गई तो L की वैल्यू 1 आ गई और ये P सबशेल हो गया। n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू 2 आ गई और ये D सबशेल हो गया, और 3 आया तो F सबशेल हो गया। इसका मतलब अगर L की वैल्यू 0 होती है तो हमारे कौन से सबशेल होते हैं? S सबशेल की बात होती है। L इज इक्वल टू 1 होता है तो बात होती है P सबशेल की। L इज इक्वल टू 2 होता है तो बात होती है D सबशेल की, और L इज इक्वल टू अगर क्या होता है हमारे पास? 3 होता है तो बात होती है F सबशेल की। बेटा इसके बाद भी सबशेल्स होती हैं, ठीक है ना, लेकिन अभी हमारे पास ऐसी डिस्कवरीज नहीं है कि उन सबशेल्स में भी इलेक्ट्रॉन हमको मिले। अभी तक हमारे पास F सबशेल तक ही इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं। ठीक है, तो अब ये टेबल पर ध्यान देते हैं। वैल्यू ऑफ L अगर 0 है तो S सबशेल हो गया। वैल्यू ऑफ L अगर 1 है तो P सबशेल हो गया। L की वैल्यू 2 है तो D सबशेल हो गया, और L की वैल्यू 3 एंड सो ऑन 1 माइनस 1 तो F सबशेल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम शेप की बात करें तो ये कैसा होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। अगर हम बात करते हैं P सबशेल की तो ये डंबल शेप का होता है। अगर हम बात करते हैं D सबशेल की तो ये डबल डंबल शेप का होता है, और अगर हम बात करते हैं F की तो ये ट्रिपल डंबल होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो बेटा अभी तक मैंने पढ़ा एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे के क्वांटम नंबर, जो कि है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। ठीक है, तो हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को देखते हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से। इट वॉज प्रपोज्ड बाई Zeeman एंड डिनोटेड बाई स्मॉल m। ठीक है ना, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसको प्रपोज किया था Zeeman ने।
इट गिव्स द नंबर ऑफ परमिटेड ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल। ठीक है, सबशेल्स में बेटा ऑर्बिटल्स होते हैं, और सबशेल्स में जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, इस बारे में हमें बता रहा है कि हमारा इलेक्ट्रॉन उस सबशेल में कहां पर ओरिएंटेड है। द वैल्यू ऑफ स्मॉल m वेरीज फ्रॉम स्मॉल l टू कैपिटल L, मतलब थ्रू जीरो। मतलब अगर मैंने बोला कि स्मॉल m की वैल्यू क्या होगी तो -L टू +L होगा। ठीक है, अगर मैंने आपसे बोल दिया कि स्मॉल m की वैल्यू आप फाइंड करिए, अगर L इज इक्वल टू 0 है, L की वैल्यू 0 है तो स्मॉल m की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अगर मैंने बोला L इज इक्वल टू 1 है तो स्मॉल m की वैल्यू क्या होगी, -1, 0 एंड +1। अगर मैंने बोला आपसे कि L इज इक्वल टू 2 है बेटा, तो स्मॉल m की वैल्यू क्या होगी, -2, -1, 0, +1 एंड +2। और अगर आपसे बोला जाए कि L की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। ठीक है, तो यहां पर देखिए 0 के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1, 1 के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3, 2 के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई, आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, और 3 के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज द 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। समझ गया बेटा? तो ये m की बात करा हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। इट टेल्स अबाउट द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ये हमें क्या बता रहा है, स्प्लिटिंग बता रहा है, स्पेक्ट्रल लाइंस मींस स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिटिंग हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिल जाएगा इन द मैग्नेटिक फील्ड। और मैंने बताया था आपको इसी को क्या बोला जाता है, जीमैन इफेक्ट। ठीक है, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो हम इसे स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, टोटल वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू n²। इस बात को हमें याद रखना है, इस बात को हमें ये याद रखना है कि अगर n की वैल्यू हमें प्रोवाइडेड है तो m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू n² होगी। अगर n की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या आएगी, 1 का स्क्वायर 0। ठीक है ना? आगे बात करते हैं बेटा हम लोग। ये टेबल आपको दिख रही है, ये रिप्रेजेंट करेगा आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो यहां हम लोग देखते हैं कि n की वैल्यू ये क्या है, दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और यहां पर ये क्या बता रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, n की वैल्यू अगर यहां पर 1 है, ठीक है, तो l की वैल्यू क्या होगी, 0, n-1। और अगर l की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, और m की वैल्यू 0, l की वैल्यू 0, तो l की वैल्यू जब 0 होती है बेटा तो यहां पर ये s होता है। बोलिए, l की वैल्यू 0 होती है तो ये s सबशेल होता है, और क्योंकि हमारा शेल कौन सा है, 1 है, तो ये कौन सा s होगा, 1 का s होगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन द सबशेल, सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, s में केवल हमारे पास एक ऑर्बिटल होते हैं। आप देखिए s में हमारे पास सिर्फ एक ऑर्बिटल है। ठीक, अगर बेटा n की वैल्यू 2 हो गई, n की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, तो l की वैल्यू क्या है, 0 भी है और 1 भी है। देखिए 2 के लिए 0 भी है और 1 भी है, तो जब 0 है तो m की वैल्यू भी 0 है, और m की वैल्यू 0 है तो बेटा ये 0 के लिए s होता है, और क्योंकि ये सेकेंड शेल है तो ये 2s होगा। ठीक है ना? और बेटा 1 के लिए यहां पर p होता है, और क्योंकि ये सेकेंड शेल है तो यहां पर 2p होगा। ठीक है, अब यहां पर 1 में क्या हो गया, -1, 0, +1, 3 आ गए। तो यहां पर s के लिए हमारे पास एक ऑर्बिटल होता है, और p के लिए हमारे पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3।
देख रहे हो आप, 1 2 3, -1 0 +1, 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब बेटा बात करते हैं जब n की वैल्यू 3 होगी, बात करते हैं जब n की वैल्यू 3 होगी, तो बेटा n की वैल्यू 3 होने पर n -1, 3 - 1 कितना हो गया 2, तो 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, ठीक है ना, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा। तो जब 0 होगा तो m की वैल्यू भी 0, 1 होगा तो m की वैल्यू -1 0 +1, और जब 2 होगा तो m की वैल्यू -1 0 +1 +2। ओके, अब बेटा यहां पर 0 के लिए क्या होता है, s होता है, 1 के लिए p होता है, जब l की वैल्यू 2 होती है तो ये d होता है। बेटा ये किस शेल का है, मैटर ये करता है। अगर ये थर्ड है तो आप देखिए ये 3s हो गया, थर्ड का 0 तो 3s हो गया, थर्ड का p तो यहाँ पे 3p हो गया, थर्ड का 2 आ रहा है तो 2 के लिए l की वैल्यू d होती है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। इसी तरह हम बात करें कि यहां पर जब हम ये वैल्यूज की बात कर रहे हैं तो s के लिए 1 ऑर्बिटल होता है, p के लिए बेटा 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और d के लिए क्या होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5। अब अगर हम लोग n की वैल्यू को 4 ले लेते हैं तो n की वैल्यू 4 के लिए 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा। n -1 करेंगे ना, 4 - 1 3 हो गया, तो 4 - 1 3 हो गया, तो ये 3 तक वैल्यूज होंगी, 0 1 2 एंड 3, ठीक है। तो बेटा जब ये l की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू भी 0, ठीक है। l की वैल्यू 1 तो m की वैल्यू -1 0 +1, ठीक है ना। l की वैल्यू 2 तो m की वैल्यू -2 से लेके +2, -2 -1 0 +1 एंड +2। l की वैल्यू 3 तो m की वैल्यू -3 से +3 तक होगा, तो इसमें हो गया -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। ओके, अब बात करते हैं 0 की, तो l की वैल्यू 0 है, जब l की वैल्यू बेटा 0 है तो s होता है, l की वैल्यू 1 है तो बेटा p होता है, l की वैल्यू 2 है तो बेटा ये d होता है, और l की वैल्यू 3 है तो बेटा ये f होगा। लेकिन ये l है किसका, ये l है कौन सी शेल का, ये l है 4th का, तो यहां पर 4s 4p 4d एंड 4f हो गया, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहां पर s के लिए तो हमारे पास कितने ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल। p के लिए बात करेंगे तो हमारे पास कितने होंगे बेटा, 1 2 3। d के लिए बात करें तो हमारे पास कितने होंगे, आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5, तो कितने हमारे पास ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5। एंड f के लिए बात करेंगे तो हमारे पास 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट वन इज 7। एनी डाउट, आपको सब समझ में आया होगा मुझे लग रहा है। ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बस ये समझना है कि l की वैल्यू 0 तो s सब शेल, l की वैल्यू 1 p सब शेल, l की वैल्यू 2 d सब शेल, l की वैल्यू 3 4 सब शेल, 4 मतलब l की वैल्यू 3 मतलब f सब शेल, और ये 4th का है तो ये 4f हो गया। अगर ये 1 का है तो 1s होगा, 2 का है तो 2s होगा, है ना। जिस शेल के लिए आप l की वैल्यू निकाल रहे हैं उसका वो सब शेल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एक चीज आपको और बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से कोशिश करिएगा। एक ऑर्बिटल में बेटा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। अभी मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको मैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताऊंगा कि आप ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस में कराऊंगा। बट अभी हम लोग बात करते हैं कि अगर एक ऑर्बिटल हमारे पास है तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बेटा आपके पास एक क्लॉकवाइज होते हैं जिनका रोटेशन क्लॉकवाइज होता है, और दूसरे होते हैं आपके पास जो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, ठीक है।
जो क्या होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की। बेटा स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा वो हम लोग इस पे देखते हैं। इट वॉज प्रपोज बाई गोल्डश्मिट एंड यूलेन बैक एंड डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ स्मॉल एल। स्मॉल एल से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। द वैल्यू ऑफ स्मॉल एल इज प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। एस की वैल्यू प्लस हाफ होगी और माइनस हाफ होगी। ये क्या बता रहा है, विच सिग्निफाइज द स्पिन और रोटेशन और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स एक्सिस ड्यूरिंग मूवमेंट। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो अपनी एक्सिस पे कैसा मूवमेंट शो कर रहा है, ठीक है, वो क्लॉकवाइज है या वो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। इसकी बात देखते हैं इसमें। अच्छा एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं बच्चों, कि आप लोगों को ध्यान देना है कि अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ और सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो उसके लिए हम लोग प्लस माइनस हाफ यूज कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए हम लोग प्लस माइनस हाफ का यूज कर लेंगे। इट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड इज इक्वल टू, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम बच्चों किसके इक्वल होता है, h अपॉन 2 पाई अंडर रूट s प्लस 1, ठीक है। इससे हम लोग स्पिन एंगुलर मोमेंटम को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपसे बोला गया कि बेटा n इज इक्वल टू 2 है और इस n इज इक्वल टू 2 के लिए आप सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज बताइए, तो बेटा हम बता सकते हैं n इज इक्वल टू 2 के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि l की हमारे पास दो वैल्यूज होंगी, ठीक है। l की हमारे पास वैल्यू होगी या तो 0 या तो होगी 1, दो वैल्यू होगी हमारे पास, क्योंकि l इज इक्वल टू n माइनस 1 होता है, तो 2 माइनस 1 1, ठीक है। अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। और यहां पर कौन सा सबशेल होगा, यहां पर s होगा, ठीक है। अगर यहां पर 1 बोल रहा है तो यहां पर क्या होगा, p होगा, ठीक। और कौन सा s होगा और कौन सा p होगा, बेटा n की वैल्यू 2 है तो यहां पर ये क्या होगा, 2s होगा और यहां पर ये 2p होगा, ठीक। m की वैल्यू 0 हो गई। अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है, तो एक प्लस हाफ स्पिन का रह सकता है s की वैल्यू और एक माइनस हाफ स्पिन का रह सकता है। यहां पर बच्चों m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 0 और +1, यहां पर भी 3 वैल्यूज आएंगी। और अभी मैंने आपको बताया है कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो s की वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ। तो आपसे पर्टिकुलरली जिस इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू पूछेगा आप उस इलेक्ट्रॉन के लिए वो वैल्यूज बता सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा था 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, ठीक। 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स में हमने आपसे डिस्कस किया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, and last one is spin quantum number. Thank you so much. बच्चों आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी क्वेरीज को कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी दिक्कत हो, आप लोग कांटेक्ट करके आप अपनी क्वेरीज को सॉल्व करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।